हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि हमारा टॉपिक चल रहा था। कल मैं आपको इसके बारे में बता चुकी थी। सहायक संधि क्या है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा की गई भारतीय शासकों के साथ एक ऐसी घातक संधि थी जो कि अंग्रेजों के लिए वरदान थी और भारतीय शासकों के लिए श्राप थी। इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि सहायक संधि भारतीय शासकों के साथ की गई वो संधि है जो कि अंग्रेज साम्राज्य के लिए वरदान और भारतीय शासकों के लिए श्राप साबित हुई थी। तो इसमें कोई शंका नहीं है। लॉर्ड वेलेज़ली ने अपने दिमाग से अपने उच्च प्रशासनिक गुण के आधार पर उसने एक ऐसी नीति निकाली थी कि इस संधि के माध्यम से भारतीय शासकों के साथ अंग्रेजों को युद्ध भी नहीं करना पड़ रहा था और उन्हें आसानी से अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार करने का मौका मिल रहा था। ठीक है, यानी कि उनको अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत हो रही थी, उनकी सेना में वृद्धि हो रही थी, उनके साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और उनका कुछ भी नहीं जा रहा था। उन्हें कोई युद्ध नहीं करना पड़ रहा था और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। तो ये जो संधि है लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा, जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे लॉर्ड वेलेज़ली, तो उन्होंने इस संधि को प्रस्तावित किया था और भारतीय नरेशों को मजबूर कर दिया था इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे कि संधि क्या है, संधि की क्या प्रमुख शर्तें थी और भारत में किन किन शासकों ने सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे या सहायक संधि मानी थी। ठीक है, उसमें सबसे पहला हमारा हैदराबाद था। तो इस तरीके से अब एक और इसमें पॉइंट आएगा, सहायक संधि के गुण और दोष। ठीक है, यानी वो सहायक संधि, इस संधि के अंतर्गत कौन कौन से इसके गुण रहे, कौन और क्या इसके दोष रहे। तो वेल नोन सी बात है कि सहायक संधि के जो गुण थे वो मात्र अंग्रेजी साम्राज्य के लिए थे, वो अंग्रेजों के लिए थे। सारे के सारे गुण यानी सारे की सारी जो बेनिफिशियल वाले पॉइंट्स जो थे वो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए थे और सारे के सारे उसके जो डिमेरिट्स थे यानी कि दोष थे वो सारे के सारे भारतीय शासकों के लिए थे, भारतीय साम्राज्य के लिए थे। ठीक है, क्योंकि सहायक संधि को बनाया ही इस तरीके से गया था। सहायक संधि की जो शर्तें थी, हमने शर्तों के बारे में पढ़ा था कल कि वो शर्तें इतनी घातक शर्तें थी कि उनमें जो है भारतीय शासकों की आंतरिक स्वतंत्रता एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने के बाद खत्म हो रही थी। वो किसी के साथ जो है संधि नहीं कर सकते थे, वार्ता नहीं कर सकते थे, युद्ध नहीं कर सकते थे और न मित्रता भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की जो शर्तें थी उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो ये था कि अपनी सेना को भंग कर देंगे और अंग्रेजी सेना को वहां रखा जाएगा, यानी राज्य में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और अंग्रेजी सेना का खर्च कौन देगा? वो राजा स्वयं देगा। तो इस तरीके से जो है इस सहायक संधि की जो शर्तें थी वो शर्तें अत्यधिक घातक शर्तें थी। भारतीय नरेशों की आंतरिक स्वतंत्रता पूरी तरीके से इसमें छीन चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो अब हम इसके गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे कि क्या तो इसके गुण थे, क्या इसके मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स थे। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा गुण। तो यदि गुणों की बात की जाए तो गुण जो है वो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा इसमें कि गुण मात्र अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ही थे। जो फायदे जो इस सहायक संधि के थे या इसके जो लाभ थे वो अंग्रेजों के लिए थे, अंग्रेजी साम्राज्य के लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थे, न कि भारतीय शासकों के लिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा कि भारतीय शासकों की सेना को खत्म कर दिया गया था और अंग्रेजी सेना में वृद्धि हो चुकी थी। इस सहायक संधि का जो सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को जो हुआ था वो ये था, उन्हें अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए किससे संघर्ष करना था? भारतीय नरेशों से संघर्ष करना था। तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो राजा था उसे अपनी सेना भंग करनी थी और बदले में अंग्रेजी सेना को अपने यहाँ नियुक्त करना था और उसका खर्चा भी देना था। तो इस तरीके से भारतीय शासकों की सेना खत्म हो गई थी और अंग्रेजी सेना में वृद्धि हो चुकी थी। तो ये इस सहायक संधि का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आ रहा था कि शासकों की विदेश नीति पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुका था अंग्रेजी साम्राज्य का। ठीक है, यानी सहायक संधि का दूसरा जो प्रमुख गुण था वो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए या अंग्रेजों के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो यही था कि भारतीय शासकों की जो विदेश नीति थी उस पर अब अंग्रेजों का नियंत्रण कायम हो चुका था। कैसे? कि जो संधि की जो शर्तें थी उन शर्तों के आधार पर ये उसमें पहला पॉइंट था कि जो शासक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा या सहायक संधि को मानेगा, स्वीकार करेगा, वो राजा कभी किसी अन्य
निकटवर्ती राज्य या किसी दूरस्थ या किसी से भी जो है न मित्रता कर सकता है, न किसी कोई वार्ता कर सकता है, न ही अपने दरबार में किसी को नियुक्त कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, युद्ध भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना, युद्ध कर सकता है, न मित्रता कर सकता है, न वार्ता कर सकता है, और न ही किसी बाह्य यूरोपीय को अपने राज्य में नियुक्त कर सकता है किसी भी पद पर, या मित्रता के लिए भी नहीं बुला सकता है, ठीक है। तो बात भी नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करेगा किसी से भी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जो है उस राज्य की आंतरिक स्वतंत्रता खत्म हो गई, उस राज्य की विदेश नीति खत्म हो गई, यानी पूरी तरीके से अब वो अंग्रेजों पर निर्भर हो चुके थे, ठीक है। यानी कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लॉर्ड वेलेजली ने एक ऐसी सहायक संधि का आविष्कार किया था जो कि अंग्रेजी साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक थी, और इस लाभदायक संधि के आधार पर जो है भारतीय नरेशों की विदेश नीति पूरी तरीके से खत्म, ठीक है, विदेश नीति पर पूरी तरीके से प्रभाव कायम हो गया था अंग्रेजी साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि अब भारतीय राज्य जो है संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अन्य किसी राज्य से वार्तालाप नहीं कर सकते थे, इवन युद्ध भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें गुण आएगा कि देशी राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, ठीक है। ये भी अंग्रेजों के लिए ही लाभदायक था, अंग्रेजों के लिए ही फायदेमंद था। इस सहायक संधि का जो गुण था ये अंग्रेजों के लिए रहा कि देशी राज्यों को, यानी अंग्रेजों को बड़ी ही आसानी से देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने का मौका मिल गया। अब उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य की जो सेना थी वो सेना भी जो है खुद की थी, प्लस जो है इसके अलावा उन पर पूरी तरीके से जो है विदेश नीति उनके प्रभाव में थी ही, सेना उनके प्रभाव में थी। तो अब जो है देशी राज्यों को अंग्रेज साम्राज्य में विलय करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था। जैसे कि अवध, जैसे कि सतारा, इन राज्यों को जो है अंग्रेजी साम्राज्य ने कुशासन का आरोप लगाकर ही विलय कर लिया था। जैसे ही कठपुतली शासक बनते थे और बहुत ही यह कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है एक ऐसा शासक जो जिस पर अंग्रेजों का पूरा प्रभाव रहता था, तो उसके बाद अंग्रेज उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेते थे ज्यादातर, ठीक है। जैसे उन्होंने देखा कि अब जो है पूरी तरीके से प्रशासन भी कमजोर हो चुका है, राजा की स्थिति भी कमजोर हो चुकी है, तो इस स्थिति का फायदा उठाकर जो है उन्होंने भारत के बहुत सारे राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था, और ये राज्य पूर्व में सहायक संधि कर चुके थे अंग्रेजों से। तो सहायक संधि करने के बाद जो है अंग्रेजों को अपनी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को और विस्तृत करने का एक उचित मौका मिल गया कि अब उनको कोई सेना से युद्ध नहीं करना था, किसी भी राजा पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना था। आराम आराम से संधि करने के बाद जो है उसकी पूरी तरीके से उसकी आंतरिक चीज़ों पर कब्जा कर लेना, अर्थव्यवस्था पर भी कब्जा कर लो, विदेश नीति पर भी कब्जा कर लो, और धीमे धीमे करके जो है उस राज्य को बिल्कुल पंगु कर दो, कमजोर बना दो, और उसके बाद उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से देशी राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जो विलय प्रारंभ हुआ था वो भी इस सहायक संधि के बदौलत प्रारंभ हुआ था, और बहुत सारे राज्य इसमें इसके शिकार भी हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा गुण था अंग्रेजी साम्राज्य के लिए इस सहायक संधि का। अब सहायक संधि का एक और जो लाभ जो था अंग्रेजों के लिए वो था कि अंग्रेजों की एक बड़ी विशाल सेना का निर्माण हो रहा था, ठीक है। अंग्रेजों की एक बड़ी विशाल सेना का निर्माण हो रहा था। वो अंग्रेज जिनको एक बड़ी विशाल सेना की आवश्यकता थी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो सहायक संधि के माध्यम से जो है उनका कुछ भी नहीं जा रहा था उसमें। राज्य जिस राज्य से वो सहायक संधि करते थे उस राज्य में सेना नियुक्त कर दी जाती थी, और उस सेना का खर्च जो है वो कौन देता था? वो भारतीय शासक देते थे, ठीक है। भारतीय शासक जो है वो इस सेना का खर्च देते थे सारा का सारा। तो खर्च भी भारतीय शासक देगा, और सेना अंग्रेजों की पूरी तरीके से जो है पनप रही है, अंग्रेजी सेना का पूरी तरीके से विस्तार हो रहा है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि फायदे का सौदा था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की सेना जो है बड़े ही आराम से बड़ी विशाल सेना का निर्माण अंग्रेजों ने कर लिया था सहायक संधि के माध्यम से, ठीक है। तो ये भी सहायक संधि का एक बहुत बड़ा फायदा था अंग्रेजों के लिए। दूसरा जो है इसमें एक और जो है लाभ जो रहा था अंग्रेजी साम्राज्य के लिए वो था कि भारत में फ्रांसीसी प्रभाव पर रोक लग गई थी सहायक संधि को करने के बाद। कैसे? सहायक संधि की जो शर्तें थी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि सहायक संधि की जो शर्तें थी उन शर्तों के अंतर्गत जो है उसमें पहला मेन पॉइंट यही था कि जो भी सहायक संधि राजा करेगा,
ठीक है, यानी भारतीय राजा जो सहायक संधि करेंगे उसके बाद, उस संधि को करने के बाद वो किसी भी यूरोपीय को अपने राज्य में पूरी तरीके से न तो संरक्षण देंगे, न ही जो है उन्हें नियुक्त करेंगे किसी भी पद पर, इवन मित्रता भी नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये पॉइंट उन्होंने क्लियर कट फ्रांसीसियों के लिए ही दिया था, क्योंकि उस समय भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच टकराव था। फ्रांसीसी भी व्यापार करने आए थे, अंग्रेज भी व्यापार करने आए थे, पुर्तगाली भी आए थे और डच भी आए थे, लेकिन पुर्तगाली और डच जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। हाँ, फ्रांसीसियों ने जो है काफ़ी कोशिश की थी भारत में अपने साम्राज्य को विस्तृत करने की, लेकिन अंग्रेजों से उनका जो है कड़ा मुकाबला था और अंग्रेज इस प्रतिद्वंदिता की दौड़ में अंग्रेज सफल रहे और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर कर दिया। कैसे? तो इन जो किया उन्होंने उसके अंतर्गत उसमें ये एक पॉइंट जो है बहुत सहायक रहा था कि उन्होंने ये सहायक संधि करने वाले राजा के साथ ये शर्त थी कि वो किसी भी फ्रांसीसी को अपने दरबार में नियुक्त नहीं करेंगे, न ही किसी पद पर नियुक्त करेंगे, न मित्रता करेंगे, न बुलाएंगे, न वार्ता करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है धीमे धीमे करके जिन राज्यों के साथ सहायक संधि की, तो वो तो फ्रांसीसियों के साथ उनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद भी हो चुका था और धीमे धीमे फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर भी हो गई थी और उन्हें अंग्रेजों ने भारत से बाहर कर दिया। ठीक है, तो भारत में फ्रांसीसियों को प्रभाव या फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोकने में सहायक संधि अत्यधिक मददगारी साबित हुई थी, इसमें कोई शंका नहीं है। अब सहायक संधि का एक और गुण जो आएगा वो है कि रेजिडेंट से राज्यों के आंतरिक मामलों में पूरी तरीके से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया था, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य अंग्रेजियों को सहायक संधि करने के बाद, यानी जो राजा सहायक संधि करता था, अब वो उसके प्रशासन को देखने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट उस राज्य में रखा जाता था। ठीक है, एक अंग्रेज रेजिडेंट जो है वो भारतीय राज्य में रखा जाता था। अब भारतीय राज्य के अंदर जो है अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा तो प्रशासन के आंतरिक मामलों की सारी सूचनाएं उसके पास रहेंगी। इसके अलावा उसको अधिकार भी देख रखे थे कि राजा जो है अंग्रेज रेजिडेंट की बिना परमिशन के या बिना उसकी सलाह के कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि राजा जो है सारे कार्य जितने भी आदेश जारी करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ नया भी वो करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है जब तक अंग्रेज रेजिडेंट की परमिशन ना हो। तो इस तरीके से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का पूरा मौका जो है अंग्रेजों ने दिया था भारतीय राज्यों के। तो इस तरीके से अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त होने से भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिला अंग्रेजों को और उसका फायदा ये हुआ कि आंतरिक स्थिति की समस्त जानकारी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती थी और उनको जो है उस राज्य को विलय करने में जो है काफी मदद मिल जाती थी। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें आएगा अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कार्यवाही बंद और साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हो गया था। ठीक है, एक और लाभ जो है, एक बड़ा बेनिफिट जो है अंग्रेजों को इस संधि के बाद ये मिला कि जो भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर रहे थे, अब उनके पास ये ऑप्शन पूरी तरीके से खत्म हो रहा था कि वो भविष्य में कभी अंग्रेजों से संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष करने की स्थिति में वो नहीं रहे क्योंकि उनकी सेना पूरी तरीके से भंग हो चुकी थी। तो अब जो है अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध यदि कोई सैनिक कार्रवाई करने की सोचे तो वो सोच ही नहीं सकता था। तो ये किसको फायदा मिल रहा था? ये अंग्रेजों को फायदा मिल रहा था। तो इस तरीके से जो है अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार इस सहायक संधि को होने के बाद तीव्र गति से हुआ था, यानी साम्राज्य विस्तार, अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार भारत में जो तीव्र गति से जब हुआ वो इस सहायक संधि को करने के बाद ही हुआ था। तो ये सहायक संधि जो है वो अंग्रेजों के लिए अत्यधिक लाभान्वित और अत्यधिक लाभदायक संधि थी। ठीक है, दूसरा जो है, अब ये प्रमुख इसके गुण थे या लाभ थे सहायक संधि के। इस सहायक संधि को करने के बाद जो है अंग्रेजों को इसके बहुत सारे फायदे प्राप्त हुए और भारतीय शासकों को इसके बहुत दूरगामी घातक परिणाम उन्हें सहन करने पड़े थे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा सहायक संधि के दोष। क्या दोष थे इसमें, क्या क्या कमियां थी? जाहिर सी बात है कि जो कमियां थी वो भारतीय शासकों के लिए थी, जो जितने भी जो है इसके संधि के दोष थे वो भारतीय शासकों के लिए थे। ये संधि जितनी नुकसानदायक थी वो भारतीय शासकों के लिए ही थी, भारतीय शासकों के लिए एक तरीके से श्राप मानी जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि इस संधि को करने के बाद देशी राज्यों की आंतरिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। आंतरिक क्या, उनकी तो बाह्य स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई थी, यानी कि सहायक संधि करने के बाद
उस देशी राज्य की स्वतंत्रता खत्म हो चुकी थी, चाहे वो आंतरिक स्वतंत्रता हो चाहे वो बाह्य स्वतंत्रता हो। क्योंकि आंतरिक स्वतंत्रता कैसे खत्म हुई, रेजिडेंट नियुक्त कर दिया, अब सारी आंतरिक चीजें जो है वो रेजिडेंट की जो है परमिशन से होंगी, उसकी अंडर कस्टडी में होंगी। बाह्य स्वतंत्रता कैसे खत्म हो गई कि अब वो राज्य किसी भी अन्य राज्य के साथ संधि नहीं कर सकता, वार्ता नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो है आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता इस संधि को करने के बाद भारतीय राज्यों की खत्म हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा दोष था इस संधि का, जो कि भारतीय शासकों को वहन करना था। ठीक है, सेकंड पॉइंट जिसमें आएगा कि अब भारतीय शासक जो हैं वो सिर्फ नाम मात्र के शासक थे, पूरी तरीके से वो नाम मात्र के शासक थे। अब उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, ना उन्हें किसी से बात करने की जो है परमिशन थी, ना ही उन्हें अपने आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कुछ हस्तक्षेप करना या कोई चेंजेस करने हैं वो नहीं कर सकते थे। कर लेने का अधिकार उनसे ऑलरेडी ले चुका था, ले चुकी थी अंग्रेजी सरकार। तो इस तरीके से जो है अब भारतीय शासक या वो भारतीय शासक जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो भारतीय शासक पूरी तरीके से नाम मात्र के शासक थे, वास्तविक सत्ता तो अंग्रेज ही चला रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों की अंडर कस्टडी में ही पूरे साम्राज्य को देखा जा रहा था, उस राज्य की सारी गतिविधियों को देखा जा रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज इसमें अपना फायदा ढूंढते थे, जहां उनको लाभ दिख रहा है उस चीज के लिए तो वो पूरी तरीके से परमिशन देते थे, और जहां उन्हें लाभ नहीं होता था तो उसकी परमिशन देते ही नहीं थे। यानी शासन में कुछ सुधार किया जाए ऐसा वो कोशिश करते नहीं थे, करों में वृद्धि की जाए ये वो अवश्य करते थे। तो इस तरीके से भारतीय शासक नाम मात्र के शासक बनकर रह गए और कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड इसमें आएगा जो है थर्ड पॉइंट इसका आएगा दोस्त, सहायक संधि का जो दोस्त था वो था कि शासक यानी भारतीय शासक जो भारतीय शासक सहायक संधि कर चुके थे, अब उन भारतीय शासकों को न तो सेना रखनी थी, ना यदि कोई बाह्य आक्रमण होता है तो उसकी उनको चिंता नहीं थी, क्योंकि बाह्य आक्रमण यदि होगा तो उससे अंग्रेज निपटेंगे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की सेना को नियुक्त कर रखा था अपने राज्य में। तो अब वो शासक कैसे हो गए, अकर्मण्य हो गए, विलासी हो गए। ठीक है, भोग विलासी हो गए, क्योंकि उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी। इसके अलावा उन्हें प्रशासन चलाने की भी चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त है, अंग्रेज रेजिडेंट के अंडर कस्टडी में ही सारे काम होंगे। तो इस तरीके से भारतीय शासक जो हैं या वो भारतीय शासक जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, अब वो भारतीय शासक दिनों दिन जो है लगातार भोग विलासी और अकर्मण्य होते चले गए। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हम जिस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं या कर चुके हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके से गुलाम वाला वो है, संधि है, गुलामी ही करेंगे हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था और वो शासक पूरी तरीके से भारतीय शासक जो हैं वो अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए थे, एक नाम मात्र के शासक थे। यदि अंग्रेजों की इच्छा होगी तो वो उस शासक को हटा भी सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है शासकों की शक्ति बिल्कुल कमजोर हो गई। सहायक संधि करने के बाद शासकों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन ले सकें, कुछ भी कार्य कर सकें। तो कैसे हो गए, शासकों की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आएगा, इस संधि का जो दोष था वो था राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी अंग्रेजों का प्रभाव हो गया, जिसके कि बहुत ही घातक परिणाम निकल कर आए थे। कैसे कि जो राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे या सहायक संधि को मानेंगे वो अपनी सेना को भंग कर देंगे। ठीक है, ये संधि की शर्तें थी और बदले में वो नकद वेतन देंगे उस सेना के खर्च के लिए, और यदि वो नकद वेतन नहीं दे पाते हैं तो बदले में वो बड़े भूखंड देंगे जिनसे अंग्रेज कर लेंगे और उस कर से जो आय प्राप्त होगी उसे सेना पर खर्च करेंगे, या अपने जो भी खर्चे हैं प्रशासनिक खर्चे उन पर वो पूरी तरीके से उन्हें खर्च करेंगे। तो ये संधि की शर्तें थी। तो बहुत सारे जो है देशी राज्य जो कि नकद वेतन नहीं दे पा रहे थे, इवन कोई भी नहीं दे पा रहा था, तो उन्होंने जो है बड़े स्तर पर बड़े बड़े भूखंड और बड़े बड़े क्षेत्रीय प्रांत जो हैं वो इन अंग्रेजों को दे दिए थे कर लेने के लिए। अब जब उन्होंने ये प्रांत दे दिए तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। अब अंग्रेजों का अधिकार अर्थव्यवस्था पर भी अधिकार हो गया तो वो उस बड़े भू क्षेत्र पर अंग्रेज अपने मन मुताबिक आधार पर कर लगाते थे और उसे एकत्रित करने के लिए भी अपने अधिकारियों को नियुक्त करते थे। तो इसका एक और बड़ा घातक परिणाम निकल कर ये आया
कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय शासकों की अर्थव्यवस्था पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया सहायक संधि के कारण, और भारतीय किसान और मजदूरों की स्थिति भी अत्यधिक खराब होती चली गई थी इस सहायक संधि के कारण। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया था, और अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित होने के बाद जो है भारत की आर्थिक लूट जो प्रारंभ होती है वो आर्थिक लूट में कहीं ना कहीं सहायक संधि का भी योगदान माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा और घातक जो है दोष था इस संधि का, जो कि भारतीयों को वहन करना पड़ा था, देशी राजाओं को भी वहन करना पड़ा और भारत की आम जनता को भी वहन करना पड़ा था। ठीक है, अब सहायक संधि का एक और दोष था, वो था कि जिन राज्यों ने सहायक संधि की उन राज्यों में जो है अव्यवस्था और अशांति का माहौल फैल गया। कैसे? क्योंकि राजा अकर्मण्य हो गए, विलासी हो गए, न उनके पास सेना थी, न अधिकार थे, उनके पास जो पैसा आता था वो अपने ऊपर खर्च कर लेते थे, न वो प्रशासन पर इतना ध्यान देते थे, जनता भी में त्राही त्राही मची हुई थी, करों की मात्रा अत्यधिक लगातार बढ़ोतरी हो रही थी क्योंकि अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त करना था, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं था, न उन्हें प्रशासन से लेना देना था, तो इसी तरीके से उन्हें राज्य से भी लेना देना नहीं था, उन्हें तो बस एक यही उनका उद्देश्य या एम होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कर प्राप्त करना है और इसके अलावा उचित मौका देखकर उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लो। तो ऐसे समय में या ऐसी स्थिति में जो है चारों तरफ पूरी तरीके से प्रशासन जो है अव्यवस्थित होता चला गया और अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया था इस सहायक संधि की बदौलत। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा दोष माना जाता है, एक बड़ा दोष है इस सहायक संधि के। तो ये तो थे सहायक संधि के गुण और ये है सहायक संधि के दोष। ठीक है, आप पॉइंट लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बाकायदा सहायक संधि के गुण और दोष और भारत पर इसका प्रभाव आता ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा सहायक संधि की समीक्षा। ठीक है, इसमें लास्ट, क्योंकि इसका पूरी तरीके से हमेशा इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आलोचनात्मक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, अब है इसकी समीक्षा, आलोचनात्मक समीक्षा हम करेंगे, इसकी समालोचना इसमें अवश्य होगी कि कहीं ना कहीं जो है ये सहायक संधि अंग्रेजों के लिए एक लाभान्वित संधि थी और भारतीय नरेशों के लिए अत्यधिक श्रापित संधि थी। ठीक है, इस संधि को करने के बाद भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म हो रही थी, चाहे वो आंतरिक स्वतंत्रता हो चाहे वो बाह्य स्वतंत्रता हो, और उनकी सेना खत्म होने के बाद वो अब और कहीं जो है यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही भी नहीं कर सकते थे। तो सहायक संधि होने के बाद उस राज्य के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि जब अंग्रेजों को लगेगा तो उस राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम सहायक संधि की आलोचना करें, समीक्षा करें, तो हम बिल्कुल निसंदेह पूर्वक ये कह सकते हैं कि भारतीय शासकों के लिए ये संधि एक श्राप थी और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ये संधि एक वरदान साबित हुई थी। ठीक है, हमारे एक बहुत बड़े इतिहासवेत्ता हैं एल्फ्रिड विंसेंट, उन्होंने कहा था कि भारतीय शासकों ने संधि पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वतंत्रता को खो दिया, यानी कुछ थोड़े से सुरक्षा के बदले में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था। इसी तरीके से जो है सर टॉमस मुनरो हैं, उन्होंने कहा था कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की एक बड़ी ही घातक संधि थी जिसे भारतीय शासक समय पर नहीं समझ सके और अपनी स्वतंत्रता का सौदा कर दिया, जिसका अंतिम परिणाम अंग्रेजी साम्राज्य में विलय था। तो इस तरीके से ऐसे इतिहासवेत्ताओं ने ऐसी कोटेशंस भी दी हैं, अपने वक्तव्य दिए हैं कि इसकी समीक्षा की जाए तो हम निसंदेह पूर्वक ये कह सकते हैं कि सहायक संधि अंग्रेजी साम्राज्य के लिए बहुत लाभान्वित संधि रही और भारतीयों के लिए अत्यधिक नुकसानदायक संधि रही थी। ठीक है, तो इसकी समीक्षा के अंतर्गत जो है हमें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। विदिन हाफ एन पेज जो है आप हाफ पेज के आसपास हम समीक्षा इसकी लिखेंगे, उसमें कुछ कोटेशंस भी देंगे, इतिहासवेत्ताओं के नाम, उनके द्वारा लिखी गई कोटेशंस भी आपको इसमें अवश्य देनी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, समझाया, बुक्स में इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं, हम किताबें पढ़ेंगे तो उनमें अवश्य मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको समीक्षा भी बहुत अच्छे से करनी है, तभी इस क्वेश्चन में आप जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा सहायक संधि के गुण, दोष और उसकी समीक्षा रही। सहायक संधि की शर्तें, सहायक संधि का क्रियान्वयन यानी किन राज्यों के साथ ये संधि की गई थी, उसके गुण, उसके दोष और उसकी आलोचनात्मक समीक्षा। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि अंग्रेजों के लिए वरदान और भारतीय शासकों के लिए 100% श्राप थी, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है,
क्लियर? तो उसके साथ ही ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट